दोस्तों, ये कहानी हमें पुरानी दिल्ली से एक औरत ने भेजी है जो पहले से तलाकशुदा है, जो इस कहानी की मुजरिम की बहन है। मुजरिम हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको कहानी के आखिर में पता चल जाएगा। कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, आप हैरान रह जाएंगे और आंखों में आंसू आ जाएगी, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं बल्कि किसी की दुख भरी आप बीती है। जिस औरत ने हमें ये कहानी भेजी है, चलिए उसी के जुबानी सुनते हैं। उसका नाम कबूल है। मैं उस कमरे के सामने ज़मीन पर ऐसे बैठी थी जैसे मेरी ज़िंदगी भर की दौलत आज इस कमरे में बिखरी पड़ी है। मेरी आंखों में उस वक्त सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा था, और जिस आदमी ने ये सब कुछ किया था, मैं उसका गिरेबान पकड़कर उससे सवाल करना चाहती थी। वह कैसे इतना जालिम हो सकता है। मेरा दिल कर रहा था कि मेरे सामने आए, मैं सारी दुनिया के सामने उस पर थप्पड़ की बरसातें कर दूं, यहाँ तक कि उसे थप्पड़ मारते मारते बेहोश कर दूं, चाहे मेरे हाथ भी टूट जाएं, लेकिन मैं ना रुकूं। आप लोग अंदाज़ा लगाइए, जब किसी आदमी के लिए आपके दिल में इतनी नफरत हो तो फिर उसने ऐसा क्या किया होगा, क्योंकि जो उसने किया था वह गुनाह कबीरा से भी बड़ा गुनाह था, और उसका गुनाह हमारी आंखों के सामने पड़ा था। सारे मोहल्ले वाले भी देख रहे थे, लोग कानों को हाथ लगा रहे थे, एम्बुलेंस वाले भी आ गए थे। थोड़ी देर के बाद गाड़ी की आवाज़ें आईं और मोहल्ले वालों ने कहना शुरू कर दिया, आ गया कमीना, देखो। मैंने पलट कर देखा तो वही जो इरादे थे मेरे दिल में, उन्हीं को अपने दिल में लिए मैंने उस आदमी की तरफ बढ़ी कि आज उसको नहीं छोड़ना। लेकिन जैसे ही उसको देखा, मैं सजदे में गिर गई। मैंने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया कि अब मैं अल्लाह का शुक्रिया मना रही थी कि उसने ये काम किया, और अल्लाह ने तो पहले इंसाफ कर दिया था। लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। पर फिर उसने एक बात बताई कि सारी कहानी उलझ पड़ी थी और किसी मोहल्ले वालों को भी समझ नहीं आ रही थी। समझ आ गई। उसने कहा कि मैंने ही अपनी सगी, मेरा नाम सलमा है, मुझे अपने पापा से बहुत मोहब्बत थी, मैं उनकी लाडली बेटी थी। लेकिन ऐसा सिर्फ मुझे ही लगता था, क्योंकि उन्होंने कम उम्र में ही मेरी शादी करवा दी, वह भी तब जब वो बिस्तर पर लगे पड़े थे। जाते जाते उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर को खुश करने के लिए उसके बेटे के साथ मेरी शादी करवा दी। अब वो बहुत ही गुस्से वाला आदमी था, मुझे कहीं आने जाने नहीं देता था, अपने ही घर में कैद होकर रह गई थी और बस अपनी दुनिया में रहती थी। मेरे घर में मेरी एक माँ थी जो बहुत ही अच्छी औरत थी, और एक भाई भी था जिसका नाम मंजूर था। मंजूर को मेरे पापा के जाने के बाद फैक्ट्री मिल गया था और मेरे पति का भी उसमें हिस्सा था, इसलिए वे दोनों मिलकर ही काम किया करते थे। वे दोनों आपस में अच्छे दोस्त भी थे, और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन दोनों की ही आपस में एक जैसी बात होती थी। मेरा भाई भी अपनी पत्नी के साथ अच्छे तरीके से नहीं रहता था, और मेरा पति भी। लेकिन मेरी भाभी की जुबान से हमेशा यही सुनने को मिलता था कि मेरे पति ने तो मुझे रानी बनाकर रखा हुआ है, पर पता नहीं अंदर की बात क्या थी। मेरा भाई बाहर सबको यही कहता था कि मैं अपनी पत्नी को बड़ा खींच कर रखता हूँ, और असल में खुद उसका गुलाम था। मेरे घर की मुझे ज़्यादा खबर नहीं मिलती थी, और ना ही वो मुझे मेरे घर जाने देता था। फ़ोन पर ही बात होती थी। मैंने बहुत ज़िद करके अपनी माँ को फ़ोन दिलवाया था कि मैं कोई बात करनी होती है, और भाभी अपने फ़ोन से बात नहीं करवाना चाहती। तब कहीं जाकर मेरे भाई ने मेरी माँ को फ़ोन लेकर दिया था। अब इस घर की खबर मुझे मिलने लगी, और ऐसी ऐसी खबरें मिलने लगी कि मैं हैरान रह गई। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मेरी माँ कहती थी कि तुम्हारी भाभी हर दिन एक ही तरह के खाना बनाकर मेरे सामने रख देती थी। मैं तो इस बात पर हैरान होती थी, ये खुद बोर नहीं होती। मैंने कहा कि मम्मी, वह हर दिन एक तरह का खाना नहीं बनाती, बल्कि वह आपको एक ही सब्जी बनाकर गर्म करके देती रहती हैं, क्योंकि अक्सर उसके स्टेटस पर नए नए खानों की तस्वीर लगी होती थी। आज मैंने ये बनाया, आज मैंने वो बनाया, कल आपके घर में मलाई कोफ्ते बने थे। मेरी माँ ने कहा, नहीं बेटा, मुझे तो कोफ्ते नहीं मिले, मुझे तो कल की आलू बैगन ही मिले हैं, आज भी वही खा रही हूँ। जब मेरी माँ ने मुझे ये बातें बताई, वह तो ऐसा करती थी, मेरे कपड़े नहीं धोती, मैं नमाज पढ़ रही होती तो मुझे कहती है कि पहले उठकर रोटियां बना दो, बाद में नमाज पढ़ लेना। मेरे कपड़ों को सही तरीके से साफ नहीं करती, मेरे कमरे को साफ नहीं करती। मैं बूढ़ी औरत हूँ, मुझसे अब झाड़ू नहीं लगाया जाता। आखिर में मैंने कहा कि आप मंजूर भाई को क्यों नहीं कहती, वह अपनी पत्नी को समझाए, क्यों उनकी पत्नी ऐसा करती हैं, इस घर में आपको जलील करने के लिए आई हैं क्या। तब मुझे मेरी माँ ने ऐसी बात बताई, मैं हैरान रह गई। कहने लगी कि मैं यही बात करने मंजूर के कमरे में जा रही थी, मैं नहीं चली जाती हूँ उसके कमरे में और उसको बाहर बुलवाकर ये सारी बातें कहूँगी। जैसे ही उनके दरवाजे पर पहुँची कि अपने बेटे को आवाज़ दूँ और कमरे के बाहर खड़े खड़े ही बातें कर लूँगी,
लेकिन जब देखा तो उनका कमरा अंदर से बंद था। सोचा कि वे दोनों बिजी होंगे, पति पत्नी हैं, अभी नई नई शादी हुई है। लेकिन अंदर से ऐसी आवाज़ बाहर आई कि मैं सुनकर हैरान रह गई। वहीं पर बातें सुनने के लिए खड़ी हो गई। बस बेटा, तब से दिल करता है कि इस दुनिया से ही चली जाऊं। मैंने कहा, क्यों, ऐसा भी क्या कह रहे थे दोनों? तो कहने लगी, हमारा अपना खून, तुम्हारा भाई मंजूर, मेरा बेटा, अपनी पत्नी से कह रहा था तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मेरी जान, तुम मेरी पत्नी है, मेरे दिल की रानी है, मेरा सब कुछ है। मैं तो तेरा गुलाम हो गया हूँ। अगर तुझे घर के काम नहीं होते तो इसमें नौकरानी रखने की क्या ज़रूरत है? क्यों बार बार जिद करती है? अरे पता नहीं है, नौकरानी बहुत पैसे मांगती हैं, हज़ारों रुपए लेकर जाएगी, और महंगाई कितनी है। तुम माँ से काम करवाया करो, उनको कहो वह काम करे, और तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी किसी और को। उन्हीं पैसों से हम लोग ऐश किया करेंगे। कभी तुम्हें होटल ले जाऊंगा, कभी तुम्हें 2-4 सेट दिलवा दूंगा। 16,000 में तो तुम्हारे कई सेट बन जाएंगे। कहने लगी, ये बात तो आपने बिल्कुल अच्छी की है, लेकिन आपकी माँ बात नहीं मानती, और अगर मैंने उन पर थोड़ी सख्ती की तो वह सीधा आपसे ही आकर शिकायत करेगी। तो मंजूर कहने लगा, अरे मुझसे शिकायत करेगी तो मैं देख लूँगा ना। तुम साफ साफ उनको कहा करो, माँ जी आप घर का काम किया करो, जैसा तुम्हारा दिल करे वैसे उनको रखो। देखो जब ये बूढ़े हो जाते हैं ना, तो फिर उनको किसी छोटे बच्चे की तरह ही संभालना पड़ता है। कभी बंदा डांट भी लेता है। जब मेरी माँ ने मुझे ये बात बताई तो ये सुनकर हैरान रह गई। कहते हैं ना कि घर में अपनी पत्नी की इज्जत करवाना पति का अपना काम होता है। अगर वह सबके सामने अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करवाता और बाकी घर वालों को कहता है जो मर्जी करो उसके साथ, तो फिर सारे अपनी पर आ जाते हैं और उनको किसी बात का डर नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि पत्नी के सामने ये भी ना कहना चाहिए कि मेरे घर वालों के साथ जैसे मर्जी रहो, और घर वालों के सामने पत्नी को भी ज़्यादा शेर नहीं बनाना चाहिए। पति को भी ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे घर वाले मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए तुम्हारा जो दिल करे वह करो, जिसको भी चाहे वैसा सुनाओ। लेकिन यहाँ पर किस तरह से अपनी पत्नी से बात कर रहा था। बात करते करते उसे ये कह रहा था कि माँ से घर के सारे काम करवाया करो, जबकि उसको ये नहीं पता था कि हमारी माँ शुगर की मरीज़ थी। उन्हें थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाने की ज़रूरत थी, और शुगर वाले बंदे से कहाँ उठा बैठा जाता है। हमारी माँ ने हम दोनों को पैदा किया। मेरी माँ के हम दोनों के अलावा और भी बच्चे हुए थे, लेकिन वे जी ना पाए। वह इस दुनिया में आने से पहले इस दुनिया से विदा हो गए थे। और फिर मेरा बाप भी ऐसे ही था, वह भी बहुत गुस्सा करता था। उन्होंने भी माँ का बहुत खून पिया हुआ था। अब जब उनके आराम करने के दिन आए थे तो उन्हें घर के काम करने पड़ रहे थे। अपनी बहू के नखरे उठाती। बहू भी ऐसी बुरी कि इज्जत तक नहीं करती थी। ये भाई क्या कर रहा था तो मुझसे बड़ा, लेकिन सिर्फ 1 साल ही बड़ा था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि बात जरूर करूँगी। बहुत गुस्से में थी। अपनी पत्नी को भी नाज से रखता, लेकिन अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको, वरना उसकी पत्नी शेर हो जाती और उससे भी नहीं डरती। मैं सबसे पहले अपने भाई को एक वॉइस मैसेज भेजी थी। मैंने कहा था कि मैं आ रही हूँ, और फिर उधर से अपने पति से भी कहा कि मुझे मेरे घर जाना है और मैं चली जाती हूँ। लेकिन मेरे पति ने कहा कि तुम वहीं पर रुको, मैं खुद आता हूँ, तुम्हें छोड़ कर आऊँगा। मैं बड़ी खुश हुई थी। आज उसको भी एहसास हो गया था कि मुझे मेरे मायके छोड़ कर आए। चलो ठीक है, मैं उसका इंतज़ार करने लगी। जब वो आया तो उसने कहा कि ज़रा इधर आओ। मुझे कमरे में बिठाया और फ़ोन पर कुछ ढूंढने लगा। मैंने कहा, क्या कर रहे हो? चलिए ना, मुझे देर हो रही है, मुझे अपने मायके जाना है, फिर वापस भी तो आना है, रात का खाना भी तो बनाना है। तो कहने लगा, 1 मिनट दो। उसने फ़ोन पर से कोई मैसेज खोला और उस मैसेज को ओपन करके मेरे सामने किया। उस मैसेज में अपने भाई से कह रही थी कि जो तुम अपनी पत्नी को इतनी खुली छूट दे रहे हो ना, माँ के साथ जो मर्जी करे, उनके बारे में मुझे पता चल गया है, और अब मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी हमारी माँ के साथ ऐसा हो। मैं आ रही हूँ। अगर तुमने मेरी माँ के साथ यही सब कुछ करना है तो मैं अपनी माँ को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाऊंगी। तुम्हारी पत्नी को ही सब कुछ करना पड़ेगा। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी, इसलिए मैंने मैसेज किया था ताकि मेरे भाई को पता चले कि मैं क्या बात करने आ रही हूँ, क्योंकि ये वॉइस मैसेज मेरे पति के पास कहाँ से आ गया, और वह मुझे ऐसा सुना रहा था जैसे मेरे सामने मेरी ही क्लास लगाकर बैठ गया। उसने कहा कि तुम अपने घर में सुकून से नहीं बैठ सकती हो, क्यों अपने भाई के घर के पीछे पड़ी रहती हो? वह अपने घर में जो मर्जी करे। तुम्हारा बाप जिंदा होता फिर तुम्हारा भी कोई हक बनता। बाप तो है नहीं, वही बड़ा है। पर मैंने कहा, ये उसने आपको क्यों भेजा? आपका बड़ा दोस्त यार बनता है तो आप उसे नहीं समझा सकते कि इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए? मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।
कि मैं तो अपने भाई की क्लास लगाने जा रही थी और कहाँ उसने मेरे पति के सामने ही मुझे मुजरिम बना दिया था। वह कहने लगा, ये उनके घर का मामला है और तुमने क्यों कहा कि अपनी माँ को यहाँ लेकर आऊँगी? मैं तुम्हारी माँ का खर्चा नहीं उठाऊँगा। मैंने कहा कि अपने खर्चा उठाना भी नहीं है, मैं खुद अपनी माँ का ख्याल रखूँगी। अगर मुझे अपनी माँ के लिए उनका खर्चा उठाने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ी तो वह भी कर लूँगी। उसने कहा कि अच्छा, तुम नौकरी करने जाओगी तो घर कौन संभालेगा? तुम्हारा बाप? मेरे पति ने मुझे इतनी बातें सुनाई, हमारी लड़ाई हो गई। मैंने भी उसको 2-4 बातें कड़वी बोल दी थी। उसने तो मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की और मैं बैठी रोती रह गई। कहाँ मैं अपने भाई को समझाने जा रही थी और कहाँ को उसने मेरे घर में ही फसाद डाल दिया। मेरे पति ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया, कोई ज़रूरत नहीं किसी के घर में जाने का, उसका माहौल ख़राब करने की, चुप करके यहाँ बैठ जाना। खबरदार जो तुम उन्हें यहाँ लेकर आई। वैसे भी तुम्हारा भाई और तुम्हारी भाभी हज करने जा रहे हैं, उनको सुकून से जाने दो। मैंने कहा, और मेरी माँ उनको कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? तो उसने कहा कि पागल, उनको कहाँ छोड़कर जाएंगे, उनको भी साथ लेकर जा रहे हैं। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने सोचा कि चलो अच्छी बात है, अगर माँ को भी हज पर ले जा रहे हैं, कम से कम उनका हज तो हो जाएगा। अल्लाह का घर देख आएंगी तो उनको भी सुकून मिलेगा, क्योंकि वह भी हमेशा हज पर जाना चाहती थी। मेरे पति ने मुझे कह दिया कि बिना मेरे परमिशन के घर से निकली तो फिर बताऊंगा। तो मैं भी चुप करके घर में बैठ गई। मम्मी को फ़ोन किया लेकिन फ़ोन नहीं उठा रही थी। फिर पता चला कि उनका फ़ोन ख़राब हो गया है, उन्होंने कोई सिस्टम लगा दिया होगा शायद, क्योंकि उनको फ़ोन के बारे में इतना पता भी नहीं था। मुझे भी अपना घर प्यारा था और मेरे पति का कुछ पता नहीं था। वैसे ही ये मौके की तलाश में था, क्योंकि मेरी शादी मेरे भाई से भी पहले हुई थी। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन मेरी कोई अभी तक औलाद नहीं हुई थी। वह हरदम मौके की तलाश में रहता था, कोई ना कोई मौका मिल जाए और वो मुझे तलाक दे देता और दूसरी लड़की से शादी कर लेता। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, वह भी तो फैक्ट्री का मालिक था, मेरे भाई की तरह। इसलिए मैं भी चुप करके बैठ गई। सोचा कि वे दोनों अगर इतने ही बुरे होते तो माँ को हज पर क्यों लेकर जाते, खुद ही चले जाते। चलो, कभी कभी इंसान से गलतियाँ भी हो जाती हैं। मैं अपने घर में आराम से बैठ गई। मुझे खानदान की एक औरत ने बताया कि तुम्हारे पति की पहले भी शादी हो चुकी थी। वह लड़की तुमसे भी ज़्यादा कम उम्र और जवान लड़की थी और खूबसूरत थी, लेकिन उसने उसको इतना तंग किया, उसने 1 महीने में ही उससे तलाक ले ली थी। जैसे वह पागल हो गई थी, कहती थी कि मुझे इस रिश्ते से आज़ाद करवाओ, नहीं तो मैं इस दुनिया से ही चली जाऊंगी। उन लोगों से भी कुछ ना हो पाया, क्योंकि उसने जाकर तलाक का केस कर दिया था। फिर मजबूरी में उनको छोड़ना ही पड़ा। शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, 2 महीने कुल हुए थे, इसलिए किसी को बताते नहीं थे कि पहली शादी हुई थी। फिर उसके बाद तुम्हारे साथ शादी हो गई। जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि पहले से अगर किसी के साथ शादी हुई है तो बड़ा कोई नुकसान हो गया हो। मर्द के लिए तो ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ऐसी बातें हमेशा बताकर करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मेरे पापा को ज़रूर ये बात पता होगी, क्योंकि पापा का तो दोस्त था, लेकिन फिर पापा भी चुप रहे। इसलिए मैं डरती थी कि जो दूसरी कर सकता है वह तीसरी भी कर सकता है। तो मैं उसकी दूसरी पत्नी थी, फिर ये तीसरी भी लेकर आ सकता था। फैक्ट्री वालों को भी बहुत रिश्ते मिल जाते हैं। लोग तो अपनी बेटियों को शादीशुदा मर्दों के हवाले भी कर देते हैं कि चलो अमीर है। बड़े अफसोस की बात है कि औरत के लिए सारा जोर खूबसूरती का ही होता है। प्यारी हो, पतली हो, गोरी हो, नैन नेक्स प्यारे हो, ना मोटी हो, मर्द के सिर्फ दौलत देखी जाती है। बेशक मर्द चाहे मोटा हो, काला हो, बदसूरत हो, उसका पेट बाहर निकला हो, लेकिन माँ बाप तो बस पैसे देखते हैं कि उनकी बेटी खुश रहेगी। अगर पैसे से ही खुशी मिलती तो फिर इंसान के किरदार की तो कोई अहमियत ही ना रहती। वे लोग हज पर चले गए और जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने तस्वीर भी भेजी, लेकिन तस्वीर में मेरी माँ दिखाई नहीं दे रही थी। फिर मैंने कहा, भाभी के स्टेटस में सिर्फ तुम और भाई दिखाई दे रहे हैं, मेरी माँ कहाँ है? आपने मेरी माँ की तस्वीर क्यों नहीं लगाई? खैर, उन दिनों मेरे घर में भी मेरे पति के मामा अपने सारे खानदान के साथ रहने के लिए आ रहे थे। वे टोटल 6 लोग थे और मैं उनके साथ ही बिजी थी। मेरी माँ के घर के साथ एक घर था जहाँ पर मेरी एक सहेली रहती थी, उसकी भी शादी होने वाली थी। मेरी शादी तो कम उम्र में हो गई थी और मेरे साथ की थी, लेकिन अब उसकी शादी अच्छे उम्र में हो रही थी। वही मुझे बताती रहती थी, तुम्हारे घर के कैसी कैसी आवाज़ें आती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। मैं कहती थी कि मैं क्या करूं, बेटियों को तो घर से निकाल दिया जाता है, उनसे कोई राय मशवरा नहीं लिया जाता और मायके वाले भी उनसे बात छुपाते हैं। उसने मुझे कहा, तुम्हारे घर में बड़ी चुप्पी है। मैंने कहा, हाँ, वह सब लोग हज पर गए हैं।
उसने कहा कि हाँ, सुबह ही निकल रहे थे, लेकिन सिर्फ तुम्हारी भाभी और भाई थे। मैंने आंटी जी को तो नहीं देखा। मैंने कहा नहीं, उनको भी साथ लेकर गए हैं, तुमने देखा नहीं होगा। कहने लगी हाँ, शायद मेरी नज़र नहीं पड़ी होगी। गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, साथ में बहुत सारा सामान लिया हुआ था। मैं भी सोच रही थी कि कहाँ जा रहे हैं। हाँ, हज पर जाते हैं तो बंदा इतना सामान तो ले ही जाता है। मैंने कहा हाँ, उधर ही गए हैं। मुझे होश नहीं था कि घर में मेहमान आए हुए थे, लेकिन जब काफ़ी सारे दिन गुजर गए तो मुझे मेरी उसी दोस्त ने दोबारा मैसेज किया। उसने कहा कि बड़ी अजीब सी बात है यार, तुम्हारे घर के पास से गुजर रही थी तो कुछ आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा कि कैसी आवाज़ें? तो कहने लगी तुम्हारी मम्मी की आवाज़ें। मैंने कहा क्या हो गया है तुम्हें? मेरी माँ की आवाज़ कैसे हो सकती है? मेरी मम्मी भी तो हज पर गई हैं, आज 10 दिन हो गए हैं। उसने कहा कि नहीं, मुझे वहीं से आवाज़ आ रही थी, तुम्हारी माँ की आवाज़ थी। मैं तुम्हारी माँ की आवाज़ अच्छी तरह से पहचानती हूँ, वह तो मेरी माँ जैसी हैं। मुझे लगा कि मुझे वहम हुआ होगा, या पता नहीं वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। अगर उसने कही है तो सोच समझ कर ही कही होगी। मैंने कहा कि अच्छा, मैं आती हूँ। और मुझे जाने में 2 दिन लग गए, क्योंकि मेरे मेहमान गए तो उनको विदा करके फिर मैं अपने घर की तरफ चली आई। ये घर तो बंद था, लेकिन फिर भी मैं अपना वहम दूर करने और माँ को देखने के लिए गई। आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही थी? मेरी माँ का कमरा भी पीछे वाला था, वहाँ तक मैं कैसे पहुँचती मुझे तो पता ही नहीं चलना था। फिर मैंने अपने दोस्त के भाई को कहा कि जरा छत के ऊपर से टाप कर जाओ और देखो अंदर क्या हो रहा है। उसने कहा कि ठीक है। वह 8-10 साल का था, अंदर चला गया, और जब वह अंदर गया हुआ था तो मैं अपने दोस्त के साथ ही खड़ी थी। मैंने कहा कि तुम्हें पूरा यकीन है, तुमने कोई आवाज़ सुनी है? कहने लगी कि हाँ, मैंने आवाज़ सुनी है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही थी। मैंने उसे कहा मैं अपने पति को बताए बगैर आई हूँ, यह ना हो कि मामला कोई और हो, वापस जाऊंगी तो मुझे तलाक ही ना दे दे। मेरी दोस्त ने कहा कैसी बातें करती हो, ऐसा पति है तुम्हारा? मैंने कहा कि ऐसा ही है, और मेरा भाई भी ऐसा ही है। उसने कहा कि नहीं, तुम्हारा भाई ऐसा नहीं है, वह तो तुम्हारी भाभी के साथ बड़ा अच्छा है, छत पर खड़े होते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं। मैंने कहा कि बस मुझे ना बताओ, ये सब सुनकर मुझे गुस्सा आता है। बच्चा अंदर गया था, अभी तक वापस नहीं आया था। अभी वह छोटी उम्र का था, शायद उसे पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है। पूरा समझा कर तो भेजा था, पूरे घर को अच्छी तरह देख कर आना, अंदर कोई है तो नहीं। वैसे वह था तो बहादुर, जो हमारी बात पर चला गया, वरना इतनी छोटी उम्र का बच्चा तो डर जाए और फिर मना भी कर देता कि मुझे खाली घर के अंदर नहीं जाना। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। हम लोग भी परेशान हो गए। उसने कहा कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, और दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। ये आवाज़ सुनकर मेरी दोस्त का बड़ा भाई भी वहाँ पर आ गया। उसने कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हमने उसे सारा किस्सा बताया तो उसने कहा कि फिर ताला तोड़ना पड़ेगा। फिर जल्दी जल्दी ताला तोड़ा। पास एक ईंट पड़ी थी, उसने उठाकर ताले पर दे मारा। ताला जल्दी ही टूट गया था। हम लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। उसका भाई गया तो छत से था, लेकिन लगता है कि बेचारा भूल गया। मुझे छत से ही वापस निकलना था। बहुत डरा हुआ था। उसका बड़ा भाई उसे वहाँ से ले आया। मैं और मेरी दोस्त आगे बढ़े, और फिर उसके बाद जो मेरे कानों ने आवाज़ सुनी, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये आवाज़ मेरी माँ की थी और वो मेरा नाम लेकर बुला रही थी। सिर्फ मेरा ही नहीं, अपने बेटे मंजूर को भी बुला रही थी। मैंने कहा कि मम्मी, दरवाज़ा बंद करके अंदर क्या कर रही हो? आप यहाँ कैसे हो सकती हो? मैंने तो जल्दीबाजी में इतने सारे सवाल पूछ डाले थे, मेरे हाथ पांव भी कांपने लगे थे। मैं जल्दी अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ी थी। उस कमरे में भी बाहर से ताला लगा हुआ था, लेकिन अब आवाज़ें बिल्कुल साफ आ रही थी। हमने उस कमरे का दरवाज़ा भी तोड़ दिया, और सामने का मंजर देखकर हम लोग हैरान रह गए। मैं जल्दी आगे बढ़ी। मेरी दोस्त ने मुझे सहारा दिया, क्योंकि जब इंसान इस तरह के जज्बात में होता है तो वह अचानक से फिसल जाता है। उसके पाँव पर भी उसका खुद का काबू नहीं रहता। मैं भी ज़मीन पर गिर गई, और जब मैंने सामने मंजर देखा तो मैं चीख उठी। मेरी चीख बाहर तक जाने लगी। मोहल्ले के और भी लोग इकट्ठे होने लगे। जल्दी जल्दी एम्बुलेंस वालों को फ़ोन किया गया। सब लोग इधर उधर भागने लगे। मेरी माँ इस घर के अंदर थी, जिसको मेरे भाई ने घर के अंदर ही बंद कर दिया था, और उनको यहीं पर बंद करके चला गया था, और खुद हज पर अपनी पत्नी के साथ गया था। उसने ये झूठ बोला था कि माँ को भी साथ लेकर जा रहा हूँ। और मैं तभी कहूँ, मेरी भाभी जब स्टेटस लगाती थी तो उसमें मेरी माँ नज़र क्यों नहीं आती थी, और क्यों वो मेरी माँ को ले जाते हज पर? हज पर जाना कौन सा आसान है, लाखों का खर्चा आता है, और क्यों पैसा खर्च करते वो मेरी माँ को घर पर ही छोड़कर गए थे। उनके कमरे के अंदर ही शायद कुछ दिनों का खाना और पानी रख कर चले गए थे, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था, क्योंकि मेरी माँ बूढ़ी औरत थी,
जल्दी अस्पताल लेकर भागे। मेरी माँ के जिस्म में कुछ सांसों के अलावा कुछ भी नहीं था। वह माँ जो अपने बच्चों को पैदा करती है, उसके लिए तकलीफ उठाती है, रातों को जागती है, एक पल भी सुकून का सांस नहीं लेती, उस माँ के साथ जब कोई बेटा ऐसा करे तो उस पर क्या गुजरती है। मेरी माँ मुझे पुकार रही थी, सलमा बेटी, सलमा बेटी, तू ही आ जा, तू ही कहीं से आ जा, मुझे बचा ले। फिर कह रही थी, मंजूर, तूने ये क्या किया? तू क्यों मुझे यहाँ छोड़कर चला गया बेटा? मेरा क्या कसूर था? मैं जल्दी जल्दी अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने भी हमें बातें सुनाई। उसने कहा कि आप किस तरह के लापरवाह लोग हैं, मरीज के मरने के बाद ही अस्पताल पहुँचाया जाता है। डॉक्टर तो बहुत झाड़ रही थी, लेकिन मैं अपनी माँ को जल्दी अंदर ले गई। डॉक्टर ने अस्पताल में एडमिट करने से पहले ही कह दिया था कि ज़्यादा उम्मीद ना रखें और अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि शायद उनको पता चल गया था कि कुछ होने वाला नहीं। जब इस तरह के मरीजों को कोई लेकर आता है तो अस्पताल वाले डॉक्टर जानते हैं, क्योंकि मरीज तो शायद अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद खुद ही इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन फिर इस तरह रिकॉर्ड भी तो ख़राब होता है। डॉक्टर का भी रिकॉर्ड ख़राब होता है और अस्पताल वालों का भी। वह कहते हैं कि मरीज लेकर नहीं आए थे, मुर्दा ही लेकर आए थे और वह बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा। इसलिए डॉक्टर ने पहले ही हमें ये सब कुछ बता दिया था। मैं बड़ी परेशान हो गई। अब क्या होगा? मेरा दिल कह रहा था मैं अपने भाई को एक बार फ़ोन करूं, उससे पूछूं ये तूने क्या किया, लेकिन उनका वहां पर कौन सा नंबर था ये मुझे पता ही नहीं था। मेरी माँ अस्पताल में पड़ी थी और क्यों पड़ी थी? मेरे भाई की वजह से। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि उसने ये सब कुछ सोचा कैसे, ये सब कुछ किया कैसे। वह इस मकाम पर पहुँच गया। हम सब लोग वहीं खड़े थे। मोहल्ले के कुछ लोग भी। जब पीछे से किसी और इंसान की चीखने की आवाज़ आई तो मैंने पीछे पलट कर देखा, लेकिन मैं उस औरत की आवाज़ को पहचान गई। जब देखा तो वो मेरी भाभी थी और मेरे भाई को उसने व्हील चेयर पर बिठाया हुआ था। मुझे अपने भाई पर इससे पहले इतना गुस्सा आ रहा था, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको ठीक करूं, उससे सवाल करूं इतना जालिम क्यों हो गया था। लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं ज़मीन पर बैठ गई और सामने का मंजर देखने लगी, क्योंकि घर तो मेरा ही बर्बाद हो रहा था। मेरी माँ, उसके बाद मेरा भाई, ये सब कुछ क्या हो रहा था? उसकी हालत ऐसी थी कि डॉक्टर भी डर गए और लोग एक साइड पर हो गए। एक औरत तो इतनी डर गई, अपने दोनों बच्चों को भी वहाँ से ले गई। वो मेरे भाई की हालत को देखकर उन लोगों का रोना चिल्लाना शुरू हो गया था। ऐसे लगता था कोई भूत आ गया हो। मैंने कहा, या खुदा, ये क्या हो रहा है? मेरा पति भी वहाँ पर आ गया। वह आया तो गुस्से में था, क्योंकि उसको बताए बगैर यहाँ पर आ गई थी और काफ़ी घंटे बीत गए थे। लेकिन जब उसे पता चला कि यहाँ पर क्या हो रहा है और जब उसने अपने जिगरी दोस्त मंजूर की यह हालत देखी तो उसका दिल भी पिघल गया। उसको भी जल्दी डॉक्टर अंदर ले गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा उनका मामला तो पहले ही तय हो चुका है कि हमारे पास उनका कोई इलाज नहीं है। भाभी बाहर बैठी थी। मैंने उससे पूछा, ये सब क्या हुआ है? ये सब कैसे हुआ? आप लोग तो अल्लाह का घर देखने गए थे ना। अल्लाह के घर जाकर तो बीमार लोग भी ठीक हो जाते हैं और आप लोग ठीक ठाक गए थे, फिर आप लोगों के साथ ये सब क्या हो गया? तो उसने हमें ऐसी बात बताई कि हम लोग हैरान रह गए। उसने कहा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारे भाई को कहीं से बहुत सारे पैसे मिले थे। उसने कहा कि हम लोग हज पर जाएंगे। मैं भी जाना चाहती थी। उसने मुझे ख्वाब दिखाए थे कि वहाँ से तुम्हें शॉपिंग करवाऊँगा, वहाँ की चीज़ें होंगी सारी, यहाँ से जितनी भी शॉपिंग कर लो, वहाँ की चीज़ों से अच्छी तो नहीं हो सकती ना। मैं भी खुश हो गई कि चलो अच्छी बात है और जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन माँ को कहाँ छोड़कर जाती? वह मम्मी को साथ लेकर जाना चाहता था। मैंने कहा कि तुम्हारे घर छोड़ जाते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पति को ये बात बताई तो उसने कहा कि हमारे घर में तो वैसे ही मेहमान आ रहे हैं, यहाँ पर तो नहीं रह सकती। और तुम्हारे पति ने बड़े गुस्से से बात कही थी कि हम अपने घर में नहीं रख सकते, तुम्हारी माँ है, तुम संभालो, वह शुगर की मरीज है, मेरी पत्नी किस किस को संभालेगी? और फिर मेरे घर का और मेरी प्राइवेसी का क्या होगा? उसने तो मना कर दिया। अब हम लोग परेशान हो गए, क्योंकि हमने टिकट करवा लिए थे और हज तो साल में एक ही बार होता है। हम हज पर जाना चाहते थे। हमारे लिए सिर्फ हज नहीं था बल्कि एक टूर भी था। हमने शॉपिंग भी करनी थी और मैं उस वक्त बिल्कुल सुरूर में थी कि नहीं नहीं, मुझे तो बस जाना ही जाना है। और ऐसा कोई रिश्तेदार भी नहीं था। तो मेरे पति ने, यानी तुम्हारे भाई ने, मंजूर ने कहा कि फिर कुछ और ही करना पड़ेगा, उन्हें घर पर ही छोड़ जाते हैं। माँ हमारे लिए बोझ बन गई थी, एक ऐसी जिम्मेदारी जो हम लोग उठाना नहीं चाहते थे। हम अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, उनको साथ भी नहीं लेकर जाना चाहते थे। और ऐसा ही था जैसे तुम्हारी माँ हमारे लिए कोई कबाब में हड्डी बन जाती थी, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसलिए कमरे के अंदर छोड़कर चले गए।
उनको नहीं पता था कि हमने कमरा बाहर से भी बंद कर दिया। उनके कमरे में खाना वगैरह रख दिए गए थे। 15-20 दिन की बात है, वापस आ जाएंगे। अगर उनको पूरे कमरे यानी पूरे घर में अकेला छोड़कर चले जाते तो फिर वो यहाँ से निकल जाती और तुम्हारी तरफ चली जाती, और हम ये नहीं चाहते थे। इसलिए हमने ये झूठ बोला। हमें नहीं पता था कि उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाएगी। 10-15 दिन में क्या हो जाएगा। खाने पीने की चीज़ें रख गए थे। जब मेरी भाभी इतनी सारी बातें बोल ली तो मैंने उसे कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम ये सोच कर नहीं गई थी यहाँ से निकल कर मेरे घर जाएगी। अगर मेरे घर जाती तो मैं उनको संभाल लेती। तुमने जुर्म किया और साजिश रची, और जब तुम वापस आओगी तो तुम्हारी सास से जान छूट जाएगी। इस बात पर मेरी भाभी ने अपना सर झुका लिया था। वैसे भी अपनी सारी अकड़ सब कुछ भूल चुकी थी, क्योंकि उसके पति के साथ जो हुआ था उसका भविष्य वैसे ही अंधेरे में था। इसका मतलब यही सब कुछ था उसके दिमाग में। वह अपनी सास से जान छुड़वाना चाहती थी, इसलिए मेरे भाई को ये सब करने पर मजबूर किया। और मेरा भाई भी मुजरिम है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी का साथ दिया। मेरी भाभी ने कहा सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था। हम लोग बड़ी खुशी खुशी निकले थे। हमें किसी बात की कोई परवाह ही नहीं थी। वहाँ पहुँच गए और अपने बैग वगैरह होटल में रखा। थोड़ा आराम किया और अपने सफ़र की शुरुआत की। जिस काम के लिए आए थे वह सबसे पहले करना था, यानी कि हज। लेकिन जैसे ही तवायफ शुरू हुआ, तुम्हारे भाई ने तवायफ शुरू किया तो कहने लगा कि मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। गर्मी तो खैर वहाँ पर थी, लेकिन उसने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मेरा दिल घबरा रहा है। उसके चलने की रफ्तार एकदम स्लो हो गई थी। मैं आगे आगे चलने लगी, वो पीछे पीछे चलने लगा। मैं बार बार पीछे पलट कर देख रही थी। आखिर उन्हें अचानक से क्या हो गया है। उनको चक्कर तो नहीं आ रहा, लगता है उनको ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। शायद इनके साथ हिट सर्किट हो गया हो। लेकिन मामला उससे भी ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि 2-3 बार तो मैंने पलट कर देखा, वह अपने चेहरे से पसीना साफ कर रहा था। और जब अचानक से मैंने पलट कर देखा तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। और मैं भी, सारे के सारे लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरा पति बेहोश हो चुका था। उसके चेहरे के साथ जो मामला हुआ था वहाँ पर सभी देखकर हैरान थे। वह कुछ लोगों ने तो वीडियो भी बनानी शुरू कर दी थी। उन्हें जल्दी जल्दी अस्पताल लेकर गए। मेरे पास जितने पैसे थे वह सारे के सारे खर्च हो गए। बड़ी मुश्किल से सारा कुछ हैंडल करके घर वापस आई। अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त गुजारा। सोच रही थी अगर माँ साथ होती तो मेरा साथ देती, मैं अकेली नहीं होती। वह तो विदेश था, मेरे पास पैसे भी कम थे, ऊपर से पति की ऐसी हालत थी। मैंने इतना बुरा वक्त गुजारा, पूछो मत शर्मा। मैंने कहा हाथ मत लगाओ मुझे। वो मेरे हाथ पर हाथ रखकर बोली थी, तुम एक बहुत ही ज़्यादा घटिया औरत है। तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा हुआ, बल्कि उससे भी ज़्यादा बुरा होना चाहिए था। ये सब कुछ तुम्हारे राय मशवरे की वजह से हुआ होगा। वह बहुत जल्दी मान गई, क्योंकि ये राय मशवरा इसी ने दिया था। मम्मी को घर ही छोड़कर चले जाते हैं। वो बैठी रो रही थी। मेरी माँ भी अंदर थी और मेरा भाई भी। मेरे भाई को तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और कहा कि उसका इलाज हमारे पास नहीं, क्योंकि मेरे भाई को पैरालाइज अटैक हुआ था। उसका मुंह बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था, जो कि देखते ही आदमी डर जाता। वह सिर्फ एक ही आंख से देख सकता था और अपने बोलने की हिम्मत भी खो चुका था। जो बोल रहा था वो समझ नहीं आती थी कि क्या बोल रहा है। ये वही बात हो गई जो कहते हैं ना कि उसका बेड़ा ही गर्क हो गया। डॉक्टर ने हमें अपने कमरे में बुलाया और कहा कि आपकी माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने शायद ठीक से खाना नहीं खाया। खराब खाना खाने की वजह से उनके पेट में इन्फेक्शन हो चुका था। वह जिस हालत में पड़ी थी वह तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अब उनकी सेहत फ़िलहाल ठीक नहीं हो रही। पानी की शायद कमी है। हम लोग ड्रिप वगैरह भी लगा रहे हैं, लेकिन असर नहीं हो रहा। आप लोग दुआ करें, पर उम्मीद बहुत ही कम है। मेरी माँ बूढ़ी औरत थी और उनके साथ बुरा हुआ था। उन्होंने जो 10 दिन बिताए थे उनकी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन थे, और वे अपनी कमजोरी से वापस नहीं आ सकी, बल्कि इस दुनिया से ही चली गई, क्योंकि उनके जिस्म में ख़तरनाक हद तक पानी की कमी हो गई थी और पानी भी चढ़ाया जा रहा था, लेकिन वह रिकवर नहीं हो पा रही थी। जब मुझे ये खबर मिली तो मुझ पर क्या गुजरी होगी वह तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जो मेरे भाई की हालत थी वह भी देखने वाली थी, क्योंकि उसे पता था ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ था। इस समय मेरा पति भी जिम्मेदार था, जिसने मेरे भाई से कहा कि माँ को इधर ना भेजना, क्योंकि वह अपने घर की रूटीन खराब नहीं करना चाहता था। मैं अपने पति के सामने कभी नहीं बोलती थी। मैंने उसकी हर बात सुनी थी। यही सोचती थी कि माँ बूढ़ी है, भाई तो भाभी का दीवाना हो चुका है। अगर इस आदमी ने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन आज मैं खुलकर बोली और मैंने कहा तुमने मेरी माँ को इस दुनिया से भेजने में अहम किरदार निभाया है।
तुम भी मेरी माँ के मुजरिम हो। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अपनी माँ को मिट्टी के हवाले करते हुए हम सब लोग बहुत रोए थे। मेरी माँ की हालत बहुत बुरी थी। मुझे तो संभाला ही नहीं जा रहा था। मैं तो बेहोश भी हो गई थी। मुझे डॉक्टर के पास ले गए। बहुत बुरा वक्त था, बहुत बुरे दिन थे। भाई और भाभी तो अपने घर चले गए। मैं अपने पति का घर छोड़कर अपने सहेली के घर आ गई। भाई के घर भी गई थी, लेकिन सिर्फ अपनी मम्मी का सामान लेने के लिए, क्योंकि अब वही उनकी निशानियां थी। उनके कमरे में बैठकर पता नहीं कितने देर तक रोती रही और सोचती रही वो यहाँ पर किस हाल में पड़ी होंगी। पहले उन्हें सोचा होगा कि बाहर से दरवाज़ा बंद नहीं है और मेरी बहू कितनी अच्छी है, कहीं गई है तो खाना रख कर गई है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम रात तक वापस आएंगे, लेकिन वापस नहीं आए। जब वे लोग वापस नहीं आए होंगे तो माँ ने क्या सोचा होगा। जब उन्होंने बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा का हैंडल खोला होगा तो क्या सोचा होगा कि दरवाज़ा बाहर से बंद कैसे हो गया। वह तो भोली औरत थी। उसने सोचा होगा कि लगता है दरवाज़ा खराब हो गया होगा, अटक गया होगा, लेकिन उनको क्या पता था कि क्या हो रहा है। मेरी माँ से फ़ोन ले लिया था, कहीं मुझे फ़ोन ना कर दे। धीरे धीरे उनको एहसास हो गया कि मेरी बहू और बेटे ने मेरे साथ ये गद्दारी की है। वो मुझे कैद करके चले गए हैं। उन्होंने आवाज़ भी लगाई होगी, लेकिन हमारा घर ऐसा था, आसानी से आवाज़ बाहर नहीं जाती थी और उनका कमरा भी सबसे आखिरी वाला था। फिर उनकी तबीयत गिरनी शुरू हो गई थी। खाना तो खराब हो गया था, लेकिन शायद अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने खराब खाना ही खा लिया होगा, जिससे उनके पेट में बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया था और ये इन्फेक्शन के वजह से ही उनकी मौत हो गई थी, क्योंकि वह इस दुनिया से इन्फेक्शन की वजह से गई थी। जिस तरह से वो बुला रही थी, जिस तरह से पुकार रही थी, काश मैं पहले पहुंच जाती, काश मैं अपनी माँ को बचा सकती। अपने साथ वालों की बातों पर भी क्या ध्यान दूँ, उनको क्या पता यहाँ क्या हो रहा है। थोड़ी ना कोई किसी के घर पर नज़र रखता है। किसी के घर से किसी को क्या लेना देना। किसको आना था मेरी माँ को बचाने के लिए। जब अपने ही पहुँच ना पाए तो गैर कहाँ से जाते। आखिर वक्त में अपने बच्चों को बुला रही थी, उन बच्चों को जिनके लिए उन्होंने इतना मुश्किल वक्त बिताया था, एक सख्त आदमी के साथ गुजारा किया था, सिर्फ इसलिए कि वो मेरे बच्चों का बाप है। मेरे पापा तो उन पर हाथ भी उठाते थे। मेरी माँ ने तो सारी जिंदगी सुकून का वक्त देखा ही नहीं था। मेरे पापा ने भी मेरी जल्दी शादी करवा दी, वरना मैं अपनी माँ के साथ रहती और उनकी खिदमत करती। जब मैं कुछ अपनी माँ का सहारा बनी तो मेरे पापा ने मुझे मेरे पति के घर भेज दिया और मैं अपना घर संभालने लगी। मेरे भाई को अल्लाह ने सज़ा दी थी, क्योंकि वह हज पर गया था, तवाइफ कर रहा था। उसकी कमाई भी हराम की नहीं थी, फैक्ट्री से ही कमाई करके ले गया था। पर अल्लाह ने उसे कहा तो माँ का दिल दुखाकर आया है, अपनी माँ को कैसे वहाँ अकेले उनकी हालत पर छोड़कर आया है तू, फिर तू यहाँ से सुकून पाकर नहीं जा सकता। इसलिए उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। जब इंसान पर पैरालाइज अटैक हो जाता है तो उसके बाकी के हिस्से भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। अब भाई ऐसा हो गया था जिसको 24 घंटे संभालने की ज़रूरत थी। मैं अपनी दोस्त के घर पर रह रही थी। मैंने अपने पति से कहा, तुम भी जिम्मेदार हो, मैं वापस नहीं आऊँगी। और वही बात हुई, मेरा पति भी बिगड़ गया। उसने कहा कि नहीं आना तो फिर नहीं आओ, वहीं पर पड़ी रहो। उसने तो मुझे दोबारा से बुलाया भी नहीं। इस बात की तो मुझे कोई फिक्र नहीं थी। वैसे भी उसके साथ मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। ना हमारे यहाँ बच्चे हो रहे थे। बाद में पता चला जो औरत मेरे पति को छोड़ कर गई थी उसके पीछे कहानी क्या थी। वह 1 महीने बाद नहीं बल्कि 1 साल के बाद गई थी, और इसलिए गई थी ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था। कभी बाप नहीं बन सकता था। फिलहाल के लिए असल बात कोई नहीं बताता, और उनके घर में जो रिश्तेदार आते थे वह भी बात करने से डरते थे। ये तो बाद में मुझे खबर मिल गई और मुझे फिर कोई अफसोस नहीं हुआ। अगर वो मुझे छोड़ भी देता तो मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी अपने दोस्त के घर पर नहीं रह सकती थी। साथ वाले घर में मेरे भाई और भाभी रहते थे, लेकिन मैं वहाँ जाना नहीं चाहती थी। 2-3 बार उसने मुझे खबर भिजवाया, इधर आ जाओ, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन 1 महीना इसी तरह बीत गया। मुझे पता चला कि मेरी भाभी मेरे भाई का ठीक से ख्याल नहीं रखती थी, लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। तुम बिल्कुल भी किसी काम के नहीं रह गए, बेकार हो गए हो। फैक्ट्री में भी मेरे पति ने खूब लूट मचा रखी थी, वह भी पूरे पैसे नहीं देता था। मेरी भाभी भी एक दिन अचानक मेरे भाई को छोड़कर चली गई। रात के टाइम मुझे मेरी सहेली ने बताया कि ये मामला है। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन चली गई और जाकर सारे घर की हालत देखी तो हैरान रह गई। ना किसी ने कपड़े धोए, ना घर को साफ किया, ना खाना बनाया था। भाई भी बुरी हालत में पड़ा हुआ था। वह पानी पानी के लिए तरस रहा था।
उसे पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। कुछ दिन के बाद मेरी भाभी ने भी भाई से तलाक ले लिया। उसने मेरे पति के साथ शादी कर ली। मेरे पति ने और मेरी भाभी ने दोनों ने मिलकर फैक्ट्री को हड़पना चाहा, लेकिन मैंने इन दोनों की रिपोर्ट जल्दी ही पुलिस में लिखवा दी। छानबीन होने पर और फैसला होने पर आधी फैक्ट्री मुझे दी गई। मैंने भी अपने पति से तलाक ले लिया। उसके भी मुझे पैसे मिले थे, जिससे मैंने अपना एक नया कारोबार शुरू किया। अपने भाई का भी इलाज करवा रही थी। मेरा भाई तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, लेकिन क्या कर सकता था, वो मेरी माँ का कातिल था। मेरे पति की नज़र पहले ही मेरी भाभी पर थी, तभी तो मेरी भाभी की बुराई को हमेशा छुपा लिया करता था। अब मेरी भाभी का मतलब तो पूरा हो गया था। आज इस बात को 1 साल बीत गया था। मैं इधर ही रहती हूँ। मेरी सहेली की शादी भी हो गई है। भाई भी पहले से थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। मेरा भाई कहता है तुम दूसरी शादी कर लो। मेरी सहेली का भी यही ख्याल है, लेकिन मेरा मुंह तो पहले ही जल गया है। किसी मर्द जात पर विश्वास नहीं रह गया। आप सब लोगों को तो मेरी सारी हिस्ट्री पता चल गई होगी, और अगर इन सब बातों के बाद भी मुझे कोई अपनाना चाहता है तो अपना सकता है। लेकिन मेरी एक शर्त है कि जो भी मुझसे निकाह का ख्वाहिशमंद है वो मेरे साथ आकर रह सकता है, लेकिन मैं उसके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे भाई को पीछे से देखने वाला कोई नहीं, और फिर मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, किसी की कोई मोहताज नहीं हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।